गुड मॉर्निंग। आज की जो एडिटोरियल है ना, मैंने बिजनेस लाइन से लिया है। ये 31st मार्च की आर्टिकल है। एडिटोरियल पेज की है ये। अ, इसकी टाइटल क्या है? बॉन्ड्स ब्लूज, है ना? इस तरह से टाइटल है ये आर्टिकल। इसको हम करते हैं हम लोग। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं ना, चाहे एडिटोरियल होते हैं, जिसमें वोकैब्स तो पते होते हैं, पर उसके कुछ कंसेप्ट नहीं पता होता है ना, तो वो आर्टिकल समझ नहीं आता है। जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लिखा हुआ है ना, बॉन्ड बॉन्ड के बारे में हमको पता नहीं है, बॉन्ड क्या होता है। यील्ड्स के बारे में पता नहीं है, ये क्या होता है। तो ये आर्टिकल समझ नहीं आने वाली है ना? हालाँकि मैं टाइटल पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे और इस यील्ड्स के बारे में जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ इसमें टर्म है, उसको समझेंगे। बॉन्ड ब्लूज़, ये बॉन्ड जो है ना, वो प्रॉब्लम में है। राइजिंग यील्ड्स टू हर्ट गवर्नमेंट, बैंक्स एंड बोरोवर्स। तो बढ़ता हुआ जो यील्ड्स है, जो रिटर्न्स है ना, इस बॉन्ड पे, ये हर्ट कर सकती है गवर्नमेंट को, बैंक को और बोरोवर्स को, ये परेशान कर रही है। इस तरह से टाइटल है, ठीक है? तो हम समझते हैं बॉन्ड क्या होता है, यील्ड्स क्या होते हैं, ये पहले 2 समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बॉन्ड एंड यील्ड्स, ये 2 टर्म है, ये 2 समझते हैं हम लोग। एक स्टोरी सुनाते हैं, जैसे कि क्या है ना कि ये मैं हूँ, स्माइल करता हुआ। ये मेरा दोस्त है, हमेशा गुस्सा रहता है ये, और मेरा लंगोटिया यार है यार, ठीक है? मतलब स्कूलिंग से पढ़ा, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, इस तरह से। एक दिन मैं इसके पास गया, अब बोला क्या ना, "यार, मुझे ना 100 रुपीज़ की ज़रूरत है।" इस तरह से इसको मैंने बोला। तो बोला कि इसने बोला कि ठीक है, हाँ, दे देंगे, बट। तो मैंने बोला बट क्या? इसने बोला, "क्या गारंटी है कि तुम ₹100 हमको दे दोगे?" हम कहे, "यार, कसम से बोल रहे हैं, दे देंगे।" तो, "नहीं, नहीं यार, कसम-वसम छोड़ो, कोई कैसे मान ले कि तुम हमको दे दोगे?" इस तरह से। तो मैंने गुस्सा बोला कि, "अरे! इतना दिन से साथ है तुम्हारे, तो हमको दिख रहा है, तुम ₹100 नहीं लौटा सकते?" तो, "नहीं, नहीं भाई यार, लाइफ़ में दोस्ती एक स लिमिट तक सही रहती है और फाइनेंस तक नहीं जा सकती। मतलब पैसे से भाई कोई दोस्ती नहीं होती।" तो मैंने गुस्सा होकर के आया और एक पेपर लिखा, एक पेपर लेकर के आया, उसमें मैं अपना नाम लिख दिया, ये लो, ये मैंने अपना इस पे नाम लिख दिया और अमाउंट लिख दिया ₹100। और बोला कि तुम दोस्ती पे शक की हो ना, ये लो ₹100 तो हैं ही, साथ ही हम तुमको इंटरेस्ट भी देंगे, लो 7% का इंटरेस्ट देंगे तुमको, और 1 साल का ये पेपर रहेगा, 1 ईयर का ये पेपर रहेगा। इस तरह 1 साल के बाद तुमको ₹100 लौटाएँगे और प्लस ₹100 तो देंगे और ₹7 एक्स्ट्रा, ₹7 एक्स्ट्रा तुमको देंगे, है ना? क्योंकि तुम दोस्ती पे शक किए हो। अब ये तो स्माइल करेगा, चलो भाई हमको पैसा तो मिल जाएगा, और इस तरह से पेपर हमने इसको दे दिया और इसके बदले में हमको ये ₹100 दे देता है। तो इस पेपर को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? और ये ₹7 जो एक्स्ट्रा इसको मिल रहा है, हमारे दोस्त को, इसको यील्ड्स बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं। क्योंकि ये ₹100 इसको तो मिलने वाला है और साथ ही ₹7 और भी मिलने वाला है, ₹7, इसको हम यील्ड्स बोलते हैं, ठीक है? ये तो मेरे टर्म में जाता है। ये तो कहानी मेरे टर्म की थी कि मेरे और एक दोस्त के बीच में कहानी बना था, है ना? अब क्या होता है कि सेम कहानी क्या होती है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो या तो वो जाएगी आरबीआई के पास जाएगी, वहाँ से पैसा ले लेगी, या वर्ल्ड बैंक से, या और भी माध्यम है उसको पैसा लेने का। पर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं यार, हम किसी संस्था से, एक तरह से हम किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा ना लें। तो वो जब पब्लिक की तरफ वो चाहती है कि हम पब्लिक से पैसा उठाएँ। ये पब्लिक से पैसा उठाएँ और हम आरबीआई की तरफ या किसी और वर्ल्ड बैंक से एक तरह से पैसा कर्ज ना लें। तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करती है, जस्ट मेरी तरह, है ना? वो आएगी, बोलेगी कि हमको ₹100 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ का एक पेपर पे लिखेगी, 1 साल की बोल देगी कि 1 साल के टाइम पीरियड है, और बोलेगी 7% का इंटरेस्ट देंगे, इस तरह से। ये पेपर लेके के आई और इस पेपर को ले ली। इस पेपर पे उसने 1000 करोड़ का दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से लोगो भी लग गया, और एक 1 ईयर के लिए एक तरह से क्या हुआ, टाइम पीरियड डाल दी, और 7% इसका इंटरेस्ट डाल दी, और ये मार्केट में लेके आ गई। ये मार्केट में लेकर के आ गई, और इसको लाने वाला कौन है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट होता है, इसको एक आरबीआई जिसको बोलते हैं, ये एजेंट होता है।
ये एजेंट क्या करती है, इस पेपर को लेके मार्केट में लेके आती है। अब मार्केट में बैठे हुए कौन-कौन है? जैसे मुकेश अंबानी हैं, जी हैं, ठीक है? और भी क्या-क्या हैं? तो ये इंडिया के अलावा फ़ॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, फ़ॉरेनर्स भी यहाँ पे हैं, दूसरे कंट्री के हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे हैं। साथ ही हमारी खुद की बैंक, बैंक भी बैठी हुई है यहाँ पे, है ना? अलग-अलग बैंक, मान लेते हैं एसबीआई यहाँ बैठी हुई है। अब क्या हुई कि एसबीआई को लगा यार इंटरेस्ट तो अच्छे खासे हैं इसके, ना? तो क्यों ना इसको हम जो लोन के रूप में, है ना, देते हैं लोगों को पैसा, वहाँ से सिर्फ़ हमको 6% ही इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ तो 7% मिल रहा है, तो क्यों ना इसको हम परचेज़ कर लें। तो इस तरह से क्या होती है, ये मुकेश अंबानी परचेज़ करेगा, फ़ॉरेनर्स यहाँ जो आएँगे, जो इन्वेस्टर होंगे, वो परचेज़ कर लेंगे इसमें और हमारी बैंक भी इसमें परचेज़ कर सकती है और इस तरह से क्या करती है, ये परचेज़ करेगी, 100 करोड़ इसको देगी और ये जो अमाउंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाएगा और 1 साल के बाद क्या होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, फिर वो क्या करेगी, इस जो पेपर जो एसबीआई को बेची है या इसको फ़ॉरेनर को बेची है या मुकेश अंबानी को बेची है, वो फिर से वापस इससे लेगी और ये 100 करोड़ रुपया प्लस इंटरेस्ट दोनों दे देगी। इस तरह से होता है। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या हुआ, 100 करोड़ रुपया मिल गया, है ना? और इसके पास पेपर जो हो गई, वो ये एसबीआई खरीदी तो एसबीआई के पास चला गया, ये और यदि फ़ॉरेनर खरीदा तो उसके पास चला गया और ये मुकेश अंबानी के पास चला गया, इस तरह से ये खरीदा तो। और फाइनली 1 साल के बाद क्या करेगा, ये पेपर फिर जाएगी, फिर आरबीआई आएगी मार्केट में, अब बोलेगी क्या, जो पेपर रखे हुए हैं गवर्नमेंट के जो पेपर रखे हुए हैं, वो आकर के मुझसे बेच दे। उसके बदले में हम जो 100 करोड़ का अमाउंट है वो तो देंगे ही, साथ ही इंटरेस्ट रेट भी उसको पे कर देंगे। इस तरह से वापस ले लेती है। ये कहानी होती है। तो ये जो पेपर होता है ना, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड एक तरह से ज़रिया होता है, एक माध्यम होता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है? अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ये तो बॉन्ड तो ज़रिया है ही, एक और ज़रिया है जिसको बोलते हैं ट्रेज़री बिल, है ना? ट्रेज़री बिल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 तरीके से मार्केट से वो पैसा उठाती है। एक तो क्या होता है, वो बॉन्ड जारी करती है, जिसको अभी जस्ट हमने बताया। दूसरा होता है ट्रेज़री बिल होता है, ये भी एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो मार्केट से पैसा उठाती है। ये कम समय के लिए होता है, ये विदिन 1 ईयर के लिए होता है, ये 1 साल से ये ज़्यादा के लिए होता है। मान लेते हैं वो ये 5 साल से लेकर के हो सकता है 40 साल या ज़्यादा साल के लिए होता है। तो ज़्यादा साल के लिए लेना हो, तो बॉन्ड जारी करेगी, यदि 1 साल के लिए लेना हो, तो वहाँ पे ट्रेज़री बिल जारी करती है। और इसी दोनों ही जो सिक्योरिटी होती है, इसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में क्या-क्या आता है, तो ट्रेज़री बिल आता है और बॉन्ड आते हैं। यही 2 माध्यम है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है? तो अब तक कहानी हमने समझ में आया कि बॉन्ड क्या होता है। तो सिंपल से हमने जाना कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है ना? उस पेपर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ, एक तरह से जो अमाउंट रहती है, लेना रहता है मार्केट से, उस अमाउंट की वैल्यू प्लस ईयर लिखा होता है, कितने साल तक का ये बॉन्ड पेपर है, इंटरेस्ट होती है। इस तरह से वो मार्केट में आके बेचती है और वो जो जो खरीदने वाला होता है, वो उसको पे करता है उतना अमाउंट। फिर 1 ईयर के बाद क्या होता है कि वो पेपर फिर आरबीआई आकर के मार्केट से लेती है और बदले में जो उस पेपर की वैल्यू कितनी है, वो देती है और साथ ही उस पे जो रिटर्न्स जो है, जो इंटरेस्ट है, वो देती है और इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड्स बोलते हैं, रिटर्न्स बोलते हैं। तो हमने बॉन्ड समझ गया और यील्ड समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बॉन्ड क्या है, तो हमने समझ गया है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से वो एक पेपर जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से पैसा उठाती है ना? लंबे समय के लिए उठाती है, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। यील्ड्स क्या होता है? तो वो रिटर्न्स, है ना? उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होती है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं या रिटर्न्स बोल सकते हैं या प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो वो जो प्रॉफिट जो बढ़ता चला जा रहा है ना, वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और बैंकों और बोरोवर को, इन सभी को हर्ट कर रहा है, पहुँचा रहा है। एक तरह से हर्ट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आर्टिकल में हम लोग को देखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द गल्फ वॉर विथ इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज बिसाइड्स क्रूड ऑयल एंड गैस। तो क्या हुआ कि बिसाइड्स में के अलावा, के अतिरिक्त, तो क्रूड ऑयल और गैस के अलावा ये जो गल्फ वार है ना, वह इस गल्फ वार का जो इम्पैक्ट है ना, ये फार रीचिंग मतलब
लंबे माने काफ़ी और भी एरिया पर क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, सप्लाई के ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल जो कमोडिटीज़ है ना, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि गल्फ वार का इम्पैक्ट केवल क्रूड ऑयल और गैस पर नहीं पड़ रहा है, और भी सारे जो इम्पोर्टेंट्स जो सेक्टर बोल सकते हैं, जो एरिया बोल सकते हैं, उस पे भी इस गल्फ वार का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे सप्लाई पे पड़ रहा है और क्रिटिकल हमारी कमोडिटीज़ और भी सारे हैं, उस पे भी पड़ रहे हैं। द गल्फ वॉर हैज़ थ्रोन ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स। अब कौन-सी है अदर? तो हमने बताया कि अदर भी है ना, फा इसका इम्पैक्ट और भी कमोडिटीज़ मार्केट पे है, तो कौन-सा मार्केट? तो हमारा ये बॉन्ड मार्केट। तो ये जो गल्फ वॉर है ना, इसने गल्फ वॉर हैज़ थ्रोन ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स इंटू द टर्मॉइल। तो ये जो गल्फ वॉर है ना, इसने बॉन्ड मार्केट को क्या कर दिया है? इसको उथल-पुथल में धकेल दिया है, इस तरह से बोल सकते हैं। बॉन्ड्स मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड बेचे जाते हैं ना, उसी को बॉन्ड मार्केट बोलते हैं, और ये बेचने का काम कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंट, जिसको बोलते हैं आरबीआई, ठीक है? उसके बदले में आरबीआई को कमीशन मिलता है। Sovereign bond yields in most large economies have risen 20 to 60 basis point since the war began on fears of rising इन्फ्लेशन एंड वाइडनिंग गवर्नमेंट डेफिसिट। ये क्या बोलता है कि ये सवरन मतलब गवर्नमेंट है ना, या तो इंडिया गवर्नमेंट या कहीं कहीं और किसी और भी कंट्री के गवर्नमेंट, उसकी बात बोल रही है। तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड इल्स है ना, गवर्नमेंट की बॉन्ड बॉन्ड इल्स मतलब बॉन्ड पे जो ब्याज मिलते हैं ना, उसकी बारे में बात कर रही है। इन मोस्ट लार्ज इकोनॉमीज मतलब बड़े बड़े जो इकोनॉमी है उसमें हैव राइजन। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स के जो इल्स हैं, जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है, जो ब्याज है, वो बढ़ गए हैं। कितना से बढ़ गए हैं? तो 20 से 60 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं। ठीक है? कब से? जब से वार जो थी शुरू हुई तब से। और इस वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है ना? इन्फ्लेशन बढ़ने का एक तरह से फ़ियर क्रिएट हो गया है, और हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो डेफ़िसिट है ना, वो भी बढ़ सकती है। इस तरह से ऐसा लगता है। तो ये एक के सिंगल से इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ होने से क्या-क्या होने वाला है कि इन्फ्लेशन का चांस आने वाला है, साथ ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है ना, एक जो डेफ़िसिट है ना, उसमें भी इंक्रीज़मेंट देखने को मिलने वाला है, सिर्फ़ इसकी वजह से। बॉन्ड के प्राइस में बढ़ने बॉन्ड के जो रिटर्न्स है, उसमें इंक्रीज़ होने से। वो कितना बढ़ेगा? तो 20 से टू 60%, 60 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। अब बेसिस पॉइंट क्या होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए क्या कि बेसिस पॉइंट की जब भी निकालते हैं ना हम लोग, जैसे कि 20 बेसिस पॉइंट इस तरह की बात हो रही है, आप 100 से इसको भाग कर दो, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 0.2% इस तरह से बोलते हैं। 60 बेसिस पॉइंट को भी इसी तरह से करते हैं, 60/100, तो यहाँ से क्या हो जाता है 0.6% आ जाता है, ठीक है? तो मतलब कितना से 0.2% से बढ़ा है और 0.6% से बढ़ा है, ठीक है? इसके अलावा डेफ़िसिट क्या होता है? तो डेफ़िसिट क्या होता है ये ध्यान रखते हैं, जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में से उसकी इनकम को माइनस करते हैं, तो जो गैप बनता है ना, घाटे का जो गैप बनता है, उसी को हम डेफ़िसिट बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या देखना है हमको? थोड़ी ग्रामर इसमें देखते हैं। इसमें ग्रामर क्या है? तो हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात होती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसके बाद जब सिंस लगता है ना, इसको बोलते हैं सिंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फॉर लगते हैं, ये तो पता ही है। और सिंस के बाद जब सेंटेंस शुरू होंगे ना, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, इसलिए यहाँ पे वी टू लगाया हुआ है। ये रूल होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखा था, कौन-कौन से होते हैं? तो ट्रेज़री बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या-क्या आते हैं? तो ट्रेज़री बिल आता है, टी बिल जिसको बोलते हैं, और आता है बॉन्ड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो 10 साल की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है? बॉन्ड की बात हो रही है। इंडिया का जो 10 साल वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, वो 7% चला गया है इस मंडे को। मतलब बॉन्ड के जो यील्ड्स है ना, यील्ड्स की रेट जो है, वो 7% चला गया है, मतलब इंटरेस्ट रेट 7 चला गया है। गेनिंग मोर देन 30 बेसिस पॉइंट्स ओवर द पास्ट मंथ्स। पिछले मंथ्स में क्या हुआ? पिछले मंथ्स की तुलना में 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, मतलब 0.3% से बढ़ गया है ये। इस तरह से बोलना चाह रहा है। राइजिंग यील्ड्स रेज Rising yields raise the cost of financing large debt accumulated by countries since COVID. Besides spiking market interest rates and creating difficulties for the borrowers. ये क्या बोलना चाह रहा है कि बढ़ता हुआ जो yields है, जो रिटर्न्स है, मतलब बॉन्ड्स पे जो मिलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स, वो जो जिस तरह से बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है ना, जब बॉन्ड जारी करती है, तो वो रेट कौन पे कर रही है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे कर रही है ना, उसका 7% रेट इंटरेस्ट कौन पे कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो वो जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है मतलब उस जो डेब्ट पे वो जो कर्ज उठा रही है मार्केट से बॉन्ड के ज़रिए, तो वो पैसा क्या कर रही है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट जो पे कर रही है ना, उसको काफ़ी महँगे पड़ रहे हैं, है ना? लार्ज डेब्ट्स बड़े-बड़े जो डेब्ट्स पे ना कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है, वो भी बढ़ा दिया है। ये क्या हुआ कि ये जो यील्ड के बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से बॉन्ड के ऊपर, तो गवर्नमेंट की जो खर्चा है ना, बड़े-बड़े कर्ज जो उन्होंने ले रखा है, उस पे भी उसकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई है। एक्युमुलेटेड भाई, ये डेब्ट कौन इकट्ठा करती है, कौन लेती है? तो कंट्रीज़ लेती है। तो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट लेती है ना? इस तरह से बोल सकते हैं सिंस कोविड वार। तो सिंपल सी बात क्या बोलना चाह रहा है कि कोविड के बाद से बात करें, तो ये यील्ड्स के बढ़ने से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से क्या हुआ कि अलग-अलग कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है ना, उनकी एक तरह से जो कर्ज का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। बिसाइड इसके अलावा क्या हुआ? स्पाइकिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट्स और इससे क्या हुआ मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्पाइकिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर द बोरोवर्स और इससे क्या हुआ कि मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट है ना वो भी बढ़ गए। अच्छा, ठीक है। और क्या बढ़ गए? और बढ़ गए क्या बोरोवर्स, है ना? बोरोवर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी हो गया लोन लेने के लिए। इस ये जो सेंटेंस है ना, ये काफ़ी कुछ कह रहा है। इसलिए थोड़ा इस सेंटेंस को काफ़ी डीपली जाते हैं थोड़ा। ये क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है? इस यहाँ से लेकर के इसके बारे में थोड़ी और जानते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सेंटेंस काफ़ी कुछ बोल रहा है ना? देखते हैं। पहले समझते हैं क्या है? हम समझते हैं क्या कि बॉन्ड की जो प्राइसेज़ होती है ना, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पेपर लेके आ रही है और उसने प्राइस की जो बात बोली है, मान लेते हैं ये ₹100 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ मार्केट से उठानी है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और बोला कि 1 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है? तो ये बॉन्ड प्राइस 100 करोड़, है ना? उसी को बॉन्ड प्राइस बोलते हैं और 7% इसको यील्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड की जो प्राइस होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? यील्ड की होती है। यील्ड मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हुआ? यदि बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो यील्ड्स घट जाएँगे, है ना? यदि बॉन्ड की प्राइस घटेगी, तो यील्ड्स बढ़ जाएँगे। मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से रिलेशन होते हैं। जैसे और बात करते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है कि बॉन्ड की प्राइस अभी ₹100 है, ठीक है? ₹100 मान 100 करोड़ है। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में आई, एक बॉन्ड पेपर जारी की, जिसकी कॉस्ट ऑफ कितना है? 100 करोड़ है, ठीक है? मान लेते हैं ₹100 है। 100 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है ना? ₹100 मानते हैं, ₹100 है, ठीक है? ₹100 है, तो लेकर के आई और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है और बोली क्या 1 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, मार्केट में लेकर के आई है और मार्केट से पैसा उठाने आई। अब एक इन्वेस्टर यहाँ पे खड़ा है ना, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इसको ले लिया, इसको इसने लिया तो पे किया ₹100 इसने पे किया इस पे और 7% ₹100 पे किया और इसको ले लिया, ठीक है? और कंडीशन क्या रहा कि 1 साल के बाद फिर क्या करेगा ये इस पेपर को इसको लौटाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इस तरह से उसको ₹7 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से कंडीशन बना हुआ है। और अचानक क्या हुआ ना, इंडिया के अंदर में थोड़ी इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी आ गई, है ना? इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी आने से इसको डर लगने लगा कि शायद हो सकता है कि ये हमने जो पैसा इसमें लगाया है इस बॉन्ड में, क्या ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा? इस तरह से ये कहानी काफ़ी उथल-पुथल मचने लगी इस इंडिया के अंदर में इकोनॉमी माने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इस वजह से इसको डर लगने लगा इस इन्वेस्टर को। तो चाहा क्या कि जल्दी से जल्दी अपने बॉन्ड जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड लिए हैं, उसको लौटा दें। इस तरह से कहानी शुरू हो गया। और इस तरह से और भी सारे इन्वेस्टर भी तो होंगे ना, बहुत सारे इन्वेस्टर। उस सभी ने हालिया क्या किया कि जल्दी-जल्दी में अपना बॉन्ड बेचा न एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लौटाया और अपना पैसा निकाल के बाहर निकल गया। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होगा? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और पैसे की नीड है, तो वो क्या कर रहा है ना बॉन्ड मार्केट में तो ला रहा है, ₹100 को तो ला रहा है, पर लेने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ? ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट में तो लेकर के आया, पर वो खरीदने वाला कोई है ही नहीं। तो उसने क्या बोला कि नहीं यार, इस बार ना ₹100 नहीं बल्कि ₹90 में बेच देते हैं इसको। तो क्या हुआ, ₹90 में तो उसने बेचा, पर उसमें भी क्या हुआ ना कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो सेम ही रखा। ये जो इंटरेस्ट रेट ₹7 की थी या 7% की थी, वो दोनों सेम ही था। ये हमने स्टार्टिंग में ₹100 का और 7% का तो रखा था। पर अब क्या हुआ कि जब मार्केट में उथल-पुथल मचने लगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड नहीं बिक रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया कि इसको ₹90 कर दी और ₹7 लेकिन ये सेम रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा, यहाँ पे भी 7% रहा, ठीक है?
तो क्या देखने को मिला कि बॉन्ड की प्राइसेस घट गई, बॉन्ड की प्राइसेस घट गई, लेकिन ये तो सेम रहा ना, ये दोनों सेम रहा। पर ये क्या हुआ, ये 700 पे 7 है ना, 7/100 है ये, इस पे मतलब 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो 7 है रुपीज जो आएगा, ये 7 रुपीज मान लेते हैं, 100 रुपी 7 रुपी फिक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 किसका है, ये 90 का है ना, 7 है 90 का, यहाँ से निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये कितना हो गया, 70/9 है ना, 7 पॉइंट समथिंग का रहा है, मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया ना यहाँ से। तो हमने ये बोला था कि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, तो क्या हुआ, बॉन्ड की प्राइसेस यदि घट गई, इन्वर्सली होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, ये कहानी होता ना इस तरह से। देखते हैं यहाँ पे, हमने समझा के रखा है यहाँ पे, देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि चलो हम एक बॉन्ड लेकर के आया, और उन्होंने बोला कि 1000 रुपया का, मान लेते हैं 100 रुपीज की बॉन्ड है ये, इसकी प्राइस है, और बोला कि 7 रुपया ना, ये फिक्स कर दिया कि हम 7 रुपया जो है हर साल में लेने वाले हैं। तो उसने 7 रुपये फिक्स कर दिया। तो केस वन क्या देखने को मिला कि जब प्राइस 100 रुपीज थी, तो उसने 7 रुपया अर्ली है ना, हर साल जो है ना 7 रुपया एक्स्ट्रा पे, माने एक तरह से देने वाले हैं, जो बॉन्ड खरीदेगा उनको तो 7 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इस तरह से जो खरीदार होगा उनको 7% का मुनाफा मिलने वाला है, ठीक है ना। रेट में देखा जाए तो 7%, जबकि अमाउंट में देखा जाए तो 7 रुपये उसको प्रॉफिट होने वाला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदेगा। अब क्या हुआ, अचानक उथल पुथल मची, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड नहीं बिक रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो बॉन्ड की वैल्यू थी, फेस वैल्यू, उसको 90 रुपीज कर दिया। लेकिन लेकिन इंटरेस्ट जो है अभी भी 7 रुपया ही पे करना पड़ रहा है, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। भले ही इसकी अमाउंट फेस बेस वैल्यू कम हो गई, लेकिन अभी भी 7 रुपया उनको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, किनको, जो बॉन्ड खरीदने वाला है। तो यदि उसकी बात करें तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, तो भाई 7 किस पे, 90 पे करना पड़ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे यील्ड काफी बढ़ जाता है। तो हमने यही देखा था कि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, है ना, बॉन्ड की प्राइसेस यदि घटती है ना, ये केस, यदि बॉन्ड की प्राइसेस घटती है तो यील्ड हमारे बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 100 रुपीज था, अब 90 रुपी हो गया, तो फाइनली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8% हो गया। हमने ये कंडीशन देख लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बॉन्ड प्राइसेस, यदि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब दूसरा केस क्या देखना कि बॉन्ड की 100 रुपीज थी, अब हम मान लिया क्या है कि बॉन्ड 110 का हो गया। ये कब हुआ होगा, अब ये हुआ होगा कि जब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड की डिमांड मार्केट में काफी बढ़ गए, है ना। 100 रुपीज थी, 7 रुपया फिक्स था, इस तरह से 1 साल की थी ये। अब क्या हुआ कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड की डिमांड काफ़ी बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर ली ना, अपने बॉन्ड की प्राइसेस को बढ़ा दी, सिंपल सी बात, 100 से 110 कर ली। ऐसे केस में क्या होगा, तो ये बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, तो हमने देखा था रिलेशन क्या, कि हमारी जो यील्ड होगी ना, वो घट जाएगी। जैसे देखते हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि डिमांड इनके काफ़ी बढ़ने लगे बॉन्ड के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि हम अपनी बॉन्ड की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 110 रुपीज़ रख लेते हैं, ठीक है। और आप जैसे कि हमने, चाहे जो भी खरीदनेदार था उसने 110 रुपया पे किया और उस बॉन्ड को खरीद लिया, फिर भी उसको 7 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 रुपया, यानी 7 रुपया उसको एक तरह से प्रॉफिट हो रहा था। ये तो फिक्स है ना, हर साल 7 रुपया उसको मिलने वाले हैं। और ये 7 रुपया किस पे निकलेगा, ये 110 पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलेगा। इस केस में देखो, ये इसके क्या हुआ, यील्ड जो है वो घट गया। मतलब क्या हुआ, बॉन्ड की प्राइसेस बढ़े तो हमारा यील्ड क्या हुआ ना, बॉन्ड की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ा, तो यील्ड की जो वैल्यू बात करें तो वो घट जाता है। तो ये कहानी यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखो यील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो फाइनली ये पूरे कंक्लूजन से क्या समझाया कि बॉन्ड की प्राइसेस यदि बढ़ते हैं तो वहां पे हमारा जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो घट जाएंगे। यदि बॉन्ड की प्राइसेस घटेगा तो रिटर्न्स हमारे बढ़ जाएंगे। इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ देखा कि हमने 100 रुपीज था फिक्स प्राइसेस हमारा, देखो बॉन्ड की प्राइसेस यदि 100 रुपी थी तो हमारा इंटरेस्ट रेट 7 रुपीज मिल रहा था, और इस तरह से यील्ड मेरा जो प्रॉफिट रिटर्न्स आ रहे थे वो 7% का आ रहा था। जैसे ही हमारी बॉन्ड की प्राइसेस घट गया, फिर भी हमारा इंटरेस्ट रेट तो 7 ही रुपये बन रहा था, लेकिन ये किस पे, लेकिन इसकी रेट की बात करें, देखो रेट बढ़ जाता है। हमने रिलेशन से भी देखा था। इसमें क्या हुआ कि बॉन्ड की फेस वैल्यू में 110 रुपीज हो गई, तो इंटरेस्ट रेट जो था वो तो अभी भी फिक्स है, ये 7 रुपया ही मिलने वाला है, पर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इतना घट गया। तो हमने ये रिलेशन से पूरा देख लिया, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, अब इस लाइन को समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है, तो अब इस लाइन को समझते हैं कि
ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये क्या हुआ, बढ़ गया। तो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये कहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है? तो देखो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो रही है? घट रही है, ये कहानी हो सकता है। तो क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रही है ना, इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये नुकसान होने का है ना, कि बॉन्ड की वैल्यू घटा दी गवर्नमेंट, तो भाई उसको ₹7 की जगह पे कुछ कम पैसा पेमेंट करना चाहिए ना उसको, जो खरीदार है, उसको अभी भी ₹7 ही देना पड़ रहा है उसको, है ना? यहाँ बॉन्ड की प्राइसेस घटी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी ₹7 देना पड़ रहा है ना? ब तो ये दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट को। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखो, पहले जो फेस वैल्यू ₹700 थी, वहाँ 7 देती थी। अब तो ये अमाउंट घट गया फेस वैल्यू, फिर भी ₹7 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इसलिए महँगा पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8% का लग रहा है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। पहले तो वो 7% पे करती थी। तो ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो यील्ड्स के बढ़ने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कर्ज लेना क्या हुआ है, काफ़ी महँगा पड़ रहा है, ठीक है? इसके अलावा क्या हुआ, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि अब बैंक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो बैंक में क्या हो रहा होगा? बैंक जो है, वो ये देखा कि यार मार्केट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड तो 7% से दे रहे हैं। 7% एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, इस तरह से, ठीक है? तो ये 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड। तो बॉन्ड भी बोल ये जो होगी ना 7% इंटरेस्ट रेट पे, एक तरह से एक तरह से क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है। तो बैंक क्या बोल रही है, यार यार हम जो लोन देते हैं ना लोन, तो लोन हम 6% से दे रहे हैं, है ना? लोन तो 6 हम पे परसेंट का दे रहे हैं। जबकि मार्केट में तो बॉन्ड की जिस बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 7% है। तो हम 6 पर क्यों दें? लो हम भी 7% दे देते हैं। तो हमने क्या बोला कि अब ये बैंक क्या करेगी, अपने लोन पे 7% का एक तरह से चार्ज करने वाली है। वो होम लोन चाहे पर्सनल लोन जो भी लोन हो, है ना? वो बोलेगी कि ये जो बोरोवर हम लोग जैसा बोरोवर है ना, वो हम लोग की तरह बोरोवर के पास जाए, हम लोग के बोरोवर जो हम लोग इनका लोन लेते हैं बैंक का, तो ये बैंक बोलेगी अरे बैंक के लिए तो ये तो बोरोवर के लिए हम लोगों के लिए तो काफ़ी महँगा हो गया ना। पहले 6% से मिलता था, अब 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये कैसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इस वज़ह से ये हुआ है। क्योंकि अब 7% से 7.8% हुआ। तो अभी बैंक भी तो कहेगी यार, अ, हमको क्या फ़ायदा है इस 6% पे हम ब एक आम आदमी को लोन देने से क्या फ़ायदा है? क्योंकि हमको इस पैसा को यदि हम बैंक की सिक्योरिटी में लगा देते हैं, बैंक की इस बॉन्ड में लगा देते हैं, गवर्नमेंट की इस बॉन्ड में लगा देंगे, तो 7.8% का यहाँ फ़ायदा होने वाला है। तो हम क्यों यहाँ पे आम आदमी को लोन देने जाएँ? यदि लोन देंगे तो भाई हम भी चलो हम भी बढ़ा देते हैं 7% हम भी कर लेते हैं, इस तरह से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट की बैंक की जो जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है। इससे क्या होगा, इस यील्ड के बढ़ने से क्या हो रहा है कि मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है ना, मतलब बैंकों के जो लोन के इंटरेस्ट रेट है ना, उसको भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्रिएटिंग डिफिकल्टीज़ फॉर द बोरोवर्स, और बोरोवर्स क्या हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ जाएगा, है ना? बैंक से लोन लेना जो कि पहले 6% था, अब 7% पे करना पड़ेगा, इस तरह से। इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, हैज़ बीन इन अ स्वीट स्पॉट ओवर द लास्ट 2 ईयर्स और सो। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड थी ना, वो लगभग 2 सालों से, अगर 2 सालों से बात करें तो कहीं स्वीट स्पॉट बना हुआ था, मतलब फेवरेबल कंडीशन बना हुआ था। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरह से सिक्योरिटी में जैसे बॉन्ड बोल सकते हैं, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे। चाहे वो इंडिया के लोग हों या बाहर के लोग हों, है ना? फॉरेनर हों। थैंक्स टू, मतलब ड्यू टू किसकी वजह से? द कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल बनी हुई थी और रूपी भी स्टेबल बना हुआ था। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा था। मतलब डॉलर के कंपैरिज़न में हमारी जो एक तरह से जो करेंसी की वैल्यू नहीं गिर रही थी। स्टेडी फॉरेन इन्फ्लो, है ना? इन इन्फ्लोज़ फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। और दूसरी बात क्या थी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, मतलब ये बॉन्ड थे, वो ग्लोबल ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में शामिल हो गए थे। मतलब ग्लोबल, मतलब और भी कंट्री की जो लिस्ट बनती है ना, जिसको बोलते हैं ग्लोबल लिस्ट, तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स उसमें मेंशन किए जा रहे थे। मतलब माने देखा जाए तो वो ग्लोबल लेवल पे इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक तरह से परचेज़ किया जा रहा था। किसके द्वारा था? फॉरेनर्स के द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ था, ये 2 साल ना कहीं न कहीं इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए फ़ेवरेबल कंडीशन बना हुआ था। और इससे क्या हुआ? यील्ड्स
डिक्लाइंड ग्रेजुअली और इससे रिटर्न्स क्या हुए? एक तरह से डिक्रीज़ करते चले गए। तब सिंपल सी बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के डिमांड काफ़ी बढ़ने लगे। बॉन्ड्स के डिमांड जब बढ़ने लगे मतलब फॉरेनर्स तब खरीदने लगे, है ना? जब फॉरेनर्स खरीदने लगेंगे तो क्या होगा? जब बॉन्ड्स के डिमांड बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो पता ही है क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो पता ही क्या होगा? हमारी यील्ड्स घट जाएगी। ये यहाँ पे रिलेशन बन रहा था। फॉरेनर्स ने डिमांड ज़्यादा किया बॉन्ड्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड को तो प्राइस बढ़ गए उसके, तो फाइनली उसके जो रिटर्न्स उसके ऊपर थे वो कम हो गए। इस तरह से हुआ। तो हमको ये समझ में आया कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा डिमांड को बढ़ा देना पड़ेगा। यदि डिमांड बढ़ जाएँगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऑफ कोर्सली जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके क्या होते हैं? यील्ड्स होते हैं, तो यील्ड्स घट जाएँगे। इस तरह से ये रिलेशन बनता है। तो आप कंट्रोल इससे कर सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया The Reserve Bank of India's liquidity infusion through open market operation and dollar rupee swap in the first 2 months of this calendar year enabled yields to drift lower towards 6.2% by February। तो क्या देखने को मिला? तब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ये क्या होता है? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है? ये समझते हैं। अब क्या होता है? एक कंडीशन क्या होती है? यहाँ समझते हैं। आरबीआई के पास क्या होता है ना, आरबीआई अपने मार्केट को मतलब इंडिया एक मार्केट है, उसको वो देख-रेख करती रहती है। वो देखती रहती है कि क्या इंडिया के मार्केट में क्या पैसा की क्या एक लिक्विडिटी इसको पैसा को हम लोग मनी को बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। मनी को हम लोग लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी बोलते हैं। तो वो चेक करती रहती है कि मार्केट में पैसा का क्या सिचुएशन है, कितना मनी क्या एक स्टेबल पॉइंट पे है कि नहीं मनी। तो चेक करती रहती है कि या यदि मार्केट में पैसे की नीड तो और नहीं है ना? इस तरह से। तो इसको वो आकलन करती रहती है। तो वो समय-समय पर ना क्या करती है, मार्केट के अंदर में देखती है कि पैसा यदि कम है ना, तो वो पैसा मनी जो है ना, वो इंजेक्ट करने का काम करती है, मार्केट में डालने की काम करती है। और मार्केट में वो डालती कैसे-कैसे है, तो कुछ मेथड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? तो पहली मेथड क्या होता है, तो हमने जस्ट देखा कि आरबीआई क्या करती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी को क्या करती है, वो मार्केट में बेचती है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड बेचती है, तो बॉन्ड की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है ना, 1 साल की, 2 साल की, इस तरह से। तो आरबीआई आ जाती है, जब देखती है कि मार्केट में पैसा कम है, तो आरबीआई आती है, बोलती है क्या कि जो-जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी खरीदे हो ना, वो आकर के हमको आकर बेच दो और अपना फेस वैल्यू ले लो। अब जैसे हम लोग हो गए या हम लोग नहीं, जैसे अंबानी हो गए, जो अंबानी जी हो गए, इसके अलावा हम बोले तो हमारे बैंक्स हो गए, तो जिन्होंने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है, तो वो फिर से क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इसको आरबीआई को सेल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, तो अब क्या होगा यदि मान लो तो बैंक ही खरीदा हुआ, तो बैंक ने खरीदा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी जिसको बॉन्ड बोलते हैं, तो ये जब लौटाया आरबीआई को तो वो उसको कुछ पैसा मिला। तो बैंक को जब पैसा मिलेगा, तो क्या करेगा बैंक, इस अमाउंट को फिर मार्केट में डालेगा वो, मार्केट में लोन के फॉर्म में देगा। तो आम आदमी को क्या होगा, एक तरह से पैसा मिलने लगेगा और इस तरह से मार्केट में पैसा का इंजेक्शन इसको बोलते हैं ना इंजेक्ट करना। तो इस तरह से पैसा का जो अवेलेबिलिटी है वो मेंटेन हो पाएगी इस तरह से। तो मार्केट में पैसा को इंजेक्ट करने का तरीका जो होता है, आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमने जिस बताया क्या, आएगा मार्केट में बोलेगा कि जो-जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदा हुआ है वो हमको लौटाए और इसके पेमेंट में जो उसकी फेस वैल्यू होगी इस बॉन्ड की, हम उसको पे करेंगे। इस तरह का जब मार्केट अपनाती है तो उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो एक मेथड होता है जिसके माध्यम से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में पैसा डालने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, बाय करती है या सेल करती है। तो इसमें हमने अभी देखा कि मार्केट में पैसा डालते कैसे हैं, तो डालेंगे कैसे? सिंपल सी बात, जब अ, वो खरीदना जब वो उस गवर्नमेंट ऑफ इंड जो आरबीआई जो है, वो जो जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीदा है, उससे वो क्या कर रही है, बाय कर रही है ना, बाय कर रही है उस पेपर को, तो मार्केट में पैसा इन्फ्लो होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि आरबीआई जब क्या करती है, बाय करती है, सेल करती है अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को इन द मार्केट में, ताकि कंट्रोल कर सके मनी को, ठीक है? मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदती है और सेल करती है। तो यहाँ पे तो बेच रही है, ना यहाँ तो ये क्या खरीद रही है ताकि मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर सके, इस तरह से। इट इज़ अ मेथड टू इंजेक्ट मोर मनी इंटो द मार्केट
और कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। और दूसरा, एक तो भाई इंजेक्ट कर रही है, मतलब मार्केट में पैसा डाल रही है, कंट्रोल कैसे करेगी? तो सिंपल आएगी, जब कंट्रोल करना हो तो आरबीआई क्या बोलेगी, देखो हम एक पेपर लेकर के आ रहे हैं, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर लेकर के आ रहे हैं, जिसको लेना है आ जाओ। तो क्या करेगा? तो जो पेपर खरीदेगा तो पैसा पे करेगा। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, पैसा मार्केट से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट का इनफ्लो कंट्रोल की जा रही है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकती है, ये दोनों मेथड होता है। आरबीआई बाय बॉन्ड्स, है ना? इसको ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, तो आरबीआई गिव्स मनी टू द बैंक्स। जब ये जब वो बाय करती है, तो आरबीआई जो है पैसा किसको देगी? बैंक को देगी। मतलब यदि बैंक खरीदा होगा बॉन्ड्स, तो भाई जब उसको देगी तो उसको पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा, मनी जो होंगी सिस्टम के अंदर में, मार्केट के अंदर में, इंडिया मार्केट के अंदर में बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक के पास अधिक कैश हो जाएँगे, है ना? इससे क्या होगा, जब अधिक कैश हो जाएगा, तो लोगों के पास देंगे, है ना? लोगों के पास बाँटेंगे, है ना? जब लोगों के पास बाँटेंगे तो लोगों के पास क्या पैसा बढ़ जाएगा। यदि पैसा अधिक हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदेगी ये सारे लोग, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने से क्या होगा, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा, तो पता ही है क्या होगा, यील्ड्स क्या होंगे, रिटर्न्स कम हो जाएँगे। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स की जो यील्ड होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और फाइनली क्या होंगे, इसके यील्ड्स नीचे चले जाएँगे, और साथ ही इंटरेस्ट रेट जो होंगी वो घट जाएगी। ये फाइनली बोला जाता है। तो यहीं पे क्या हुआ, कि उस समय क्या हुआ, एक तो भाई डिमांड बढ़ रहे थे, फॉरेनर्स लोग काफ़ी खरीद रहे थे, तो वहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही थी बॉन्ड की, तो इससे क्या होता है, यील्ड्स घटते चले जा रहे थे। अब क्या हुआ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पे कंट्रोल करना चाहिए, तो उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर दिया। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिया वो, इससे पैसे मार्केट में चले गए, है ना? वो किससे खरीदा? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। दूसरी बात क्या हुआ कि बैंकों को ये बोला कि जिसके पास डॉलर है ना, वो आकर के हमारे यहाँ एक्सचेंज करा ले। इसका तो ये क्या होगा, जब डॉलर का एक्सचेंज हो रहा था, तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो डॉलर की बजाय पे रुपीज़ दे रहा था। तो ये भी इससे क्या हुआ कि बैंकों के पास अधिक पैसा हो गया, और ये मार्केट में डाले, फिर मार्केट में क्या हुआ, लोगों के पास गया, लोगों ने फिर डिमांड करना शुरू कर दिया, किसका? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड की। फिर क्या हुआ कि बॉन्ड की डिमांड बढ़े, तो डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, उसके प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, फाइनली इसका इंटरेस्ट रेट जो था वो घट गया। तो इस तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्रोल करना चाहा इस यील्ड्स के इंक्रीज़मेंट को, ठीक है? दिस कैलेंडर ईयर, ठीक है? इस साल जो कैलेंडर ईयर था 2026 की बात हो रही है। इनेबल टू डिट, और फाइनली क्या हो गया कि हमारी बॉन्ड की जो परसेंटेज थी ना, वो 6.2% पे चला गया। इस तरह से हो गया। आई थिंक ये पहला पैसेज समझ में आया होगा। काफ़ी टफ था समझाना, ठीक है? देखते हैं क्या-क्या इसमें हम क्या-क्या सीखे। इसमें ये सीखे, आई थिंक जो लर्न हमारी हुई, इस पहले वाले पैसेज में, बॉन्ड मार्केट क्या होता है? सिंपल सी बात, क्या जहाँ पे गवर्नमेंट्स बोरो करती है मनी को, किसके? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से जहाँ पे बोरो माने कर्ज लेती है गवर्नमेंट, किसके माध्यम से? बॉन्ड के माध्यम से, तो उसको बॉन्ड मार्केट बोलते हैं। सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड स्पेशली गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो वो बॉन्ड जो कि इस गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, उसी को हम सॉवरेन बॉन्ड बोलते हैं। ये हो सकता है कि ये इंडिया के गवर्नमेंट हो सकते हैं, है ना? यूएसए के हो सकते हैं, इस तरह से। बॉन्ड्स हमने ये तो देखा ही, जस्ट बॉन्ड्स की प्राइस यदि घटती है, तो हमारा यील्ड्स बढ़ जाएँगे। हमने देखा था ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो यील्ड्स क्या होंगे? घट जाएँगे, इस तरह से। ये हमने कंडीशन पूरा देखा ही था, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ देखते हैं बेसिस पॉइंट क्या होता है, तो हमने देखा कि 1 बेसिस पॉइंट को आप 100 से डिवाइड कर दो, 0.01%। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है। 20 से 60 मतलब 20/100 मतलब 0.2%। 60% 60 बेसिस मतलब 0.6%, इस तरह से हो जाता है। आगे इसमें था बिसाइड्स, और बिसाइड के बारे में बात हो रही थी। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हो जाता है कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू बोलते हैं। और इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में होना, है ना? नेक्स्ट टू, इस तरह से बोल सकते हैं। अब हमने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2 तरह की होती है, एक ट्रेज़री बिल होता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, है ना? जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ट्रेज़री बिल जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए ली जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब छोटे समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए, जब मतलब 1 साल से कम समय के लिए जब मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है, तो वो ट्रेज़री बिल इश्यू करती है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यदि 1 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल से लेकर के 40 साल जो भी सारे हों, तो अधिक समय के लिए जब लेना पड़े ना, तो उस समय वो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड जारी करती है, ठीक है? इसके अलावा क्या हुआ था, हमने एक देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंस लगता है, सिंस के बाद भी टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये तो हमने देखा था ऊपर, ठीक है? फार रीचिंग का मतलब क्या हो जाता है,
हैविंग अ वाइड और लॉन्ग रेंज, इसमें एक लंबे समय माने एक तरह से लंबे समय तक किसी का इफेक्ट पड़ना और काफी एक वाइड एरिया पे क्या होता है किस चीज का इम्पैक्ट पड़ा उसी को फार रीचिंग बोलते हैं। तो हमने पूरे फर्स्ट पेज आई थिंक पहला पेज का सब चीज मैंने डील कर लिया, ठीक है। अब इसमें तो पार्ट ऑफ स्पीच तरफ फाइनल करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, वर्ब ढूंढते हैं और फाइनली एंड करते हैं इसको, ठीक है। चलो, यहाँ पे गल्फ वार था तो यहाँ से प्रीपोजिशन से लेकर के जब तक इसकी वर्ब ना आ जाए वहां तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। यहाँ से चला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है। अब गल्फ वार यह सब्जेक्ट था तो उसके लिए वर्ब है जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। सबरन बॉन्ड इल्स, यहाँ पे इल्स प्लूरल है तो ठीक है, इसके वर्ब भी प्लूरल्स होंगे। और फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ से लेकर के जब तक इसके वर्ब ना मिल जाए तब तक वहां तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। देखो यहाँ तक की बात की है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है और ये प्लूरल था, डेट्स लिए हम लोग यहाँ पे लगाया है इन्होंने, ठीक है। फिर देखो हमने देखा कि सिंस के बाद V2 लगता है, ये लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये जो इल्स है ना, ये देखो पुल्लल, ये पुल्लल था तो बढ़ता हुआ जो इल्स है ये, इसलिए यहाँ पे वर्ब पुल्लल लगा है, रेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस डेप्थ है ना, डेप्थ डेप्थ के बारे में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है तो हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे V3 का इस्तेमाल किया गया हुआ है ना, और इसके साथ बाई लगा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, बिसाइड्स हमने देखा था, है ना, कि अतिरिक्त बोलते हैं इसको, ठीक है। और भी कुछ था इसमें, इंडिया, ये तो समझ में आया, ये ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ इसमें देखा जाए तो हम्म, ये क्या था, फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ इंडियाज, ये तो सही है, इंडिकेट इंडिसेस, ये यील्ड्स डिक्लाइन, ठीक है। और इसमें बात करें तो ये हम लोग का यही रहा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारे एक्सप्लेन कर रखा है और ये भी एक्सप्लेन पूरा कर दिया हम लोग, ये भी किया। आते हैं नेक्स्ट, अब आता है बट, लेकिन विथ क्रूड ऑयल प्राइसेस गोइंग पास्ट अ बैरल, एक बैरल का कॉस्ट कितना है तो $100 है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो एक बैरल का कॉस्ट कितना चला गया है, $100 चला गया है। एंड द रूपी लूजिंग 4% सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, वार जब शुरू हुआ था उससे उस समय से बात करें तो हमारा जो एक बैरल का जो क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट है ना वो $100 चला गया था। इसके अलावा हमारा रूपी का जो वैल्यू है ना वो 4% से घट गया है। इस इन सभी के साथ क्या देखने को मिला, द फियर ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज पुशिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इल्ड्स अप। तो ये जो डर था ना, इन सभी के साथ एक डर क्या बन गया कि हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब जो सामान हम खरीद रहे हैं ना उसके ऊपर इन्फ्लेशन, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, मतलब उसके महंगाई के कारण इन्फ्लेशन आने वाला है। जैसे देखें, क्योंकि हमारा बैरल, एक हम क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे ना वो एक बैरल का कॉस्ट 100 डॉलर पड़ रही है। इसके अलावा क्या हुआ मार्केट में, इसके अलावा हमारी जो करेंसी है ना वो 4% से घट गई है ना। मान लेते हैं कि अभी एक डॉलर की कॉस्ट 80 रुपीज थी, अब कितनी हो रही है, $1 की कॉस्ट 83 रुपीज हो रही है। मतलब मान लेते हैं कि $1 में, पहले है ना $1 में हमको 1 लीटर तेल मिलता था, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं 1 लीटर तेल मिलता था, मतलब $1 मतलब इस 80 रुपीज में क्या मिल रहा है हमको, एक लीटर तेल मिल रहा है। अब इसी को लेने के लिए हमको 83 रुपी पेज करने पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्पोर्ट हमारा महँगा पड़ रहा है और इम्पोर्ट के महँगा होने से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिलने वाला है, महँगाई देखने को मिलने वाला है। इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अलोंग विथ डेट ऑफ द अदर सॉवरेन बॉन्ड्स, इसके अलावा क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हमारी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी के जो यील्ड्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें बढ़ने से क्या हुआ, अ, ये इम्पोर्टेड ना सॉरी इन्फ ये जो डर था ना कि इन्फ्लेशन जो थी हमारी, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब इम्पोर्ट्स जो हम कर रहे हैं ना, उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला जो डर है ना, वो डर क्या कर रहा था ना, हमारी अ, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको बढ़ा रहा था। साथ ही साथ क्या कर रहा था, हमारी अदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स है ना, उसको भी ये बढ़ा देने वाला है। तो हमें तक ये अभी तक ये पैसे से हमको ये समझ में आया ना कि इम्पोर्ट हम महँगे होने से क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या हो रही है ना? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है, जिसे बॉन्ड बोल सकते हैं ना, तो बॉन्ड वो भी उसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि अदर भी बॉन्ड्स है ना, उसमें भी एक कहीं न देखा जाए तो उसके रिटर्न्स में भी एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। इट डिड नॉट हेल्प मैटर्स, तो ये मैटर्स को, ये सिचुएशन है उसको ये मदद नहीं कर रहा है बल्कि और भी खराब कर रहा है। ये क्या चीज़ है?
द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट क्लोज टू 8500 करोड़ फ्रॉम द डेब्ट मार्केट दिस मंथ। तो क्या हुआ कि फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होता है? ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझते हैं, एफपीआई समझते हैं। एफपीआई क्या होता है? एक होता है एफडीआई बोलते हैं, दूसरा होता है एफपीआई क्या होता है, ये समझते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं, दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जिसको एफडीआई बोलते हैं। तो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और शेयर, गवर्नमेंट की जो जितने सारी सिक्योरिटीज है ना उस पे वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। जबकि एफडीआई क्या करती है ना, हमारे यहाँ क्या करती है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी हो, कंपनी के ओनरशिप माने बोलते हैं ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक मान लेते हैं, इसमें एफडीआई लिमिट जो है 60% है। मतलब बाहरी लोगों का केवल 60% तक ही इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और भी सारे होते हैं, हर एरिया के अंदर में सबकी एफडीआई लिमिट सेम होती है। तो अभी हम एफडीआई के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम अभी बात करते हैं एफपीआई के बारे में बात करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है? तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में जो इन्वेस्ट करने का काम करता है और वहाँ से प्रॉफिट कमाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो अभी और भी स्थिति और भी क्या खराब हो गई है ना कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने क्या कर दिया है कि अपने मार्केट से 8500 करोड़ जो है वो निकाल कर वो है ना डिप्ट मार्केट से क्या किया है, वो 8500 करोड़ जो अमाउंट है ना वो बाहर निकाल लिया है। मतलब क्या हुआ कि एक समय में क्या होता कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है ट्रेंड कि ये लोग तो भाई मार्केट से पैसा तो बाहर निकाल रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है कि फ्यूचर के लिए उनके लिए एक तरह से लॉस का सामना करना पड़े। इसलिए उनको ऐसा लगा क्या है ना कि इसलिए वो चाह रहे हैं कि ना कि भाई मार्केट से पैसा निकाल लें। तो इन्होंने इतना पैसा निकाल लिया है और इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डिमांड कम हो गया। जब डिमांड कम होगा तो फाइनली फिर वही कहानी पता है, डिमांड जब कम होगा तो इनके फेस वैल्यू में कमी होगी। जब फेस वैल्यू में कमी होगी तो सिंपल सी बात है, प्राइस कम होगा तो यील्ड्स बढ़ जाएँगे। ये कहानी होने वाला है। द दे मतलब ये सारे फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, दे हैव बीन नेट बायर अंटिल द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। तो जनवरी-फरवरी की बात करें तो उस समय ये जो फॉरेनर जो एफपीआई जो लोग इन्वेस्टर थे, वो क्या कर रहे थे ना काफ़ी ज़्यादा बाय खरीद रहे थे। क्या चीज़ का? बाय कर रहे थे इनके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को काफ़ी खरीद रहे थे, मतलब बॉन्ड को खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि वो तो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। पैसा निकाल के अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके वो अपने पैसा निकाल के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? मार्केट से। राइजिंग यील्ड्स पोज़ चैलेंजेस ऑन मैनी फ्रंट्स। तो बढ़ता हुआ जो ये यील्ड्स है ना, ये बढ़ता हुआ जो रिटर्न्स है ना, ये कहीं न कहीं चैलेंज लेकर के आ रही है बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर। मतलब बहुत एरिया में चैलेंज लेकर के आ रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है, जिस तरह से बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं और भी सारे जो एरिया है ना, उस पे चैलेंज लेकर के आ रही है। द सेंटर एंड स्टेट्स विल फेस अ हाई डेब्ट सर्विस बर्डन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सेंटर और स्टेट्स को जो अपने बॉन्ड जारी करके पैसा मार्केट से उठाती है, तो उनको कहीं न कहीं उनको डेब्ट सर्विस का बर्डन उनको झेलना पड़ रहा है। मतलब उनको हाई रिटर्न्स है ना, हाई रिटर्न्स पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड प्राइसेज़ क्या कर रही है, वो अपने बॉन्ड प्राइसेज़ डिमांड की वजह से कम हो गई है। कम डिमांड कम होने की वजह से उन्होंने अपनी फेस वैल्यू को कम कर रखा है। इस वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गए हैं, तो इससे उनको कहीं न कहीं डेब्ट सर्विस का बर्डन झेलना पड़ रहा है उनको। टुगेदर दे हैव हेल्ड 188 लाख करोड़ ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स एट द लास्ट सितंबर एंड। तो यदि इस लास्ट पिछले सितंबर एंड की बात करें, तो उस समय दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की टोटल जो आउटस्टैंडिंग मतलब जो बकाया हुआ जो लोन था ना, जो भी लोन मतलब जो कर्ज बोल सकते हैं, तो बकाया जो कर्ज था ना, वो 1 लाख 188 मतलब 188 लाख करोड़ कर्ज था, है ना? किनके ऊपर? तो सेंटर और स्टेट के ऊपर। द आरबीआई जो कि मैनेजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेब्ट को, है ना? जो मैनेज करता है, तो ये आरबीआई हैज़ इट्स टास्क कट टू कीप यील्ड्स अंडर कंट्रोल। तो आरबीआई के पास ये टास्क होता है कि वो किसी तरीके से जो रिटर्न्स इन पे जो दी जा रही है ना, उसको उसकी रेट को कम करे। तो कैसे करेगी? तो हमने देखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करेगी और इससे क्या होगा, अ, इन्फ्यूज़ करेगा तो
बैंक के पास अधिक पैसे होंगे, फिर बैंक क्या करेगी, पैसा को फॉरवर्ड करेगी मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स होंगे, उसको काफ़ी डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बॉन्ड के प्राइस को बढ़ा देगा। जब प्राइस जब बढ़ेगा, तो हमें पता ही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, यील्ड्स का होता है, रिटर्न्स का होता है, तो फाइनली रिटर्न्स जो हमारा वो घट करके आ जाएगा, जो कि अभी 6.2% हो गया हुआ है, ठीक है? द सेंट्रल बैंक विल बी कीपिंग वेरी आई ऑन द डेवलपिंग फिजिकल सिचुएशन दिस ईयर। तो इस बार इस साल की बात करें, तो जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जो आरबीआई है, वो कीप एन आई मतलब वॉच कर रही है, केयरफुली तरीके से, वेरी तरीके से, मतलब केयरफुली तरीके से, किसके किस पे वॉच कर रही है, किसको वॉच कर रही है, तो गवर्नमेंट की जो फिजिकल सिचुएशन है उसके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट की इनकम कितनी हो रही है, इन सभी पर जो है ना काफी केयरफुल तरीके से वॉच कर रही है। टैक्स रेवेन्यूज कुड टैक्स रेवेन्यूज कुड कम अंडर प्रेशर इफ द वॉर डज नॉट एंड सून। यदि वॉर जो है ना, यदि वॉर की बात करें, ये जल्दी जल्दी खत्म नहीं होता है ना, तो हो सकता है कि टैक्स रेवेन्यू जो आते हैं ना, गवर्नमेंट को जो टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होती है, तो वो कहीं न कहीं प्रेशर में हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि उसमें कमी देखने को मिलने वाला है, यदि वॉर नहीं रुकता है तो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज़ बाउंड टू सफर, कि हो सकता है कि इस वार को झेलने वाला ग्रोथ हो सकता है। मतलब ग्रोथ जो है ना, वो इस बार ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ कम होंगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, तो ये कोई भी इंडस्ट्री हो, या इंडस्ट्री में यदि ग्रोथ ना हो, तो वो टैक्स कहाँ से भरेगी? सिंपल सी बात। तो वही टैक्स भरने के लिए ग्रोथ का होना ज़रूरी है। तो वार यदि लगातार एक लंबे समय तक बना रहता है, तो अभी जो हालात अभी जैसे है कि अभी ऑयल नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहे हैं, तो तेल नहीं मिल रहे हैं, तो भई फैक्ट्री चलने वाली नहीं है। फैक्ट्री जब नहीं चलेगी तो ग्रोथ कैसे होगी? पैसा कहाँ जनरेट होगी? जनरेट कहाँ होगी तो ग्रोथ कहाँ होगी? जब ग्रोथ नहीं होगा तो फिर टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो ये कहानी बनी हुई है। बैंक्स फेस ट्रेज़री लॉसेस, और बैंक्स भी क्या कर रहे हैं? ट्रेज़री लॉसेस, मतलब बैंक्स जो पैसा लगा रहे हैं, मतलब बैंक्स की जो ट्रेज़री है, जहाँ मतलब एक तरह से राजस्व बोल सकते हैं, खदान माने राजस्व टाइप का, तो वो फेस कर रही है लॉसेस को इन देयर मार्क टू मार्केट बॉन्ड पोर्टफोलियो व्हिच डेंट देयर बॉटम लाइन्स। और बैंक भी क्या देखने को मिल रहा है कि उसकी ट्रेजरी जो लॉसेज है ना, वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये कैसे देखने को मिल रहा है? एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैंने क्या हुआ कि बैंक क्या हुआ, जब बैंक बॉन्ड खरीदने गया, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्राइस कितना रखा था? ₹100 रखी थी, ठीक है? 2 साल के लिए था ये। 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब ₹7 एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब 1 साल के बाद क्या देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये प्राइस ना घट कर क्या हो गए, ₹90 हो गए। ₹7 अभी भी मिल रहा है इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताइए, इस बैंक के लिए क्या नुकसान मिला? कि भाई ये ₹100 इसने पे किया था, अभी तो उसको ₹90 ही मिलेगा ना, बेचेगा तो। तो कहीं न कहीं बैंक की जो ट्रेज़री है, इसमें लॉस देखने को मिल गया। वही बैंक जब खरीदा था बॉन्ड को, तो ₹100 में खरीदा था। लेकिन अब उसको ये बॉन्ड के बेचेगा, तो केवल ₹90 ही मिलेंगे। हाँ, ठीक है भाई, इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा, बट उसकी जो ट्रेज़री है ना, वो लॉस क्या देखने को मिल रहा है? वो ₹90 ही मिल रहे हैं, मतलब 10 का लॉस देखने को मिल रहा है। ये बोला जा रहा है कि क्या हुआ कि बैंक फेस करने वाली है लॉसेस को इन देयर मार्क्ड टू मार्केट बॉन्ड पोर्टफोलियो, मतलब उस समय जो करंट सिचुएशन में जो बॉन्ड की जो एक तरह से वैल्यू होगी ना, उसको उससे वो एक तरह से क्या लॉस रहने वाला है। व्हिच डेंट जो कि रोक देगा उनकी बॉटम लाइन्स को। तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ को, उसकी प्रॉफिट को, तो गवर्न इसकी बैंक की जो प्रॉफिट होने वाली है ना, उसको ये रोक देगी। इस तरह का जो सिचुएशन बन रहा है। ठीक है? ये बोलना चाह रहा है। डेंट मीन्स क्या होता है? रिड्यूस करना या हर्ट करना, है ना? बॉटम लाइन मतलब वही प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है? बाउंड टू का मतलब क्या होता है? अ, श्योर होना, ये vocabs में आ सकता है। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या हो जाता है? वैल्यू एसेट्स एट द करंट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो उस समय की वैल्यू जिस समय खरीदा था ₹100 का था, पर अब क्या हुआ ना, अब 90 का हो गया है। इस तरह से बोल सकते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग में था, तो वैल्यू एसेट्स एट द करंट मार्केट प्राइस, तो अभी ₹90 जो हो गया ना, वही उसी को करंट प्राइस में बात कर रही है। लीडिंग टू द गेन्स और लॉस एज़ प्राइसेस चेंज। तो उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो अभी करंट में क्या स्थिति है? मान लेते बॉन्ड की प्राइस बढ़ी, तो मान लेते हैं 100 से 110 हुआ, तो वैसे केस में तो 10 का प्रॉफिट तो होने वाला ही है एसेट्स पे। साथ ही इंटरेस्ट रेट की बात तो छोड़े, वो तो मिलने वाला ही है। लेकिन अभी करंट 90 का हो गया, तो वहाँ पे लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। जैसे आप मान लो ना कि एक फ़ोन हमने खरीदा 20,000 का, उसकी अभी की प्राइस वैल्यू कितनी है? 15,000 का है। मतलब इस तरह से
तो हमारा जो मार्क टू मार्केट कितना हो वैल्यू हो जाता है, वो इतना करोड़, नहीं इतना हज़ार हो जाता है। लॉस कितना का होगा, तो 5,000 का लॉस हो जाता है। वही कहानी है कि जिस समय खरीदा बैंक तो ₹100 था उसमें, अब 90 का हो गया, दैट्स एमटीपी एमटीएम 10 का हो जाता है और फाइनली लॉस कितना का हो गया, ₹10 का लॉस हो जाता है, इस तरह से। पोर्टफोलियो तो पता ही है, क्या होता है ना कि कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं ना एसेट्स का, ओन्ड बाय द पर्सन या बैंक। तो बैंक ने या पर्सन ने जितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उसी कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग तो पता ही है, जिसमें को आप पे नहीं कर पाए, वो सारे लोन जो कि आपने रीपे करना बाकी है ना, या उसको आपने पे नहीं कर रखा है वो। कीप एन आई का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को वॉच करना, मॉनिटर करना, ठीक है। डेट्स ऑफ का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। डेट्स ऑफ हमेशा इज क्या होता है ना, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। साथ ही रिपीटेशन नाउन का बार-बार ना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट ऑफ इज़ यूज्ड टू रिप्लेस अ रिपीटेड सिमिलर नाउन इन कंपैरिजन। जैसे देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ देखा था ना दैट ऑफ, या द गवर्नमेंट यील्ड्स है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स। ये जब पुशिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स और भी क्या है, अदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, उसके यील्ड्स। तो यहाँ पे कहीं न कहीं कंपैरिजन यील्ड से हो रहा है, तो हमने यील्ड को रिपीट बार-बार ना करके हमने डेट ऑफ का इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब यील्ड का रिपीटेशन ना हो, नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम लोग यील्ड का डेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है? चलो एंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स विल आल्सो इन्फ्लुएंस अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड्स मतलब जो रिटर्न्स होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है, तो कहीं न कहीं ये क्या करता है, और भी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को इससे प्रभावित होता है। जैसे हम देखा ना कि भाई बैंक अपने को कंपेयर करने लगे कि बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7% का इंटरेस्ट दे रही है, हम तो केवल 6% का ही एक तरह से क्या कर रहे हैं, 6% पे ही हम लोन दे रहे हैं। तो हमको भी तो भाई 7% करना चाहिए ना, इस तरह से। तो ये बैंक भी क्या कर रही है ना, लोन पे अब 7% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो कहीं न कहीं इससे क्या हो रहा है कि अदर भी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे इससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? रेट्स ऑन 1 ईयर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप हैव ऑलरेडी राइज़न ऑलमोस्ट 70 बेसिस पॉइंट्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। तो वॉर की शुरुआत से ही क्या देखने को मिला कि 1 ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के माध्यम से जो पैसा ली जाती है, बोरो की जाती है, उसमें भी 770 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो 0.7% से ग्रोथ देखने को मिला है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मार्केट्स एक्सपेक्टेशन दैट इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी आर हेडेड नॉर्थ मतलब इंक्रीज है ना, गोइंग अप, ऊपर की तरफ जाना। तो ये जो इस माने ये जिस तरीके से वार जिस समय शुरू हुआ उस समय 70% से ग्रोथ देखने को जो मिल रहा है, तो ये इस बात को दिखाता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को क्या दिखाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होंगे ना इकोनॉमी के अंदर में, वो कहीं न कहीं गो अप होंगे, मतलब ऊपर की तरफ चले जाए, ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, इस तरह से मिला मतलब इंक्रीज़ करने वाला है। इस तरह से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो बढ़ने वाला है। इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। मोस्ट सेंट्रल बैंक्स आर हाउएवर इन वेट एंड वॉच मोड। मतलब हालाँकि बात करें तो अधिकांशतः जो सेंट्रल बैंक्स है ना, वो कहीं न कहीं अभी रुके हुए हैं और रुक करके वॉच कर रहे हैं इस मोड को, इस तरह के मोड में भी हैं। मतलब वो कहा ना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब बैठ के अभी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है, इस तरह से। डिस्पाइट्स डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद हैवी टर्बुलेंस इन बॉन्ड मार्केट्स। तो बॉन्ड मार्केट्स में इस तरह के उथल-पुथल काफ़ी मचे हुए हैं। इसके बावजूद भी वो बैठ करके देख के सोच रहे हैं कि क्या आगे क्या कदम लिया जाए, मतलब डिसीजन लेने से पहले काफ़ी बैठ के सोच रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स ऑफ द यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंग्लैंड मेंटेन स्टेटस क्यू इन देयर लेटेस्ट पॉलिसी डिसीजन। तो और भी सेंट्रल बैंक की बात करें इंडिया के अलावा, जैसे कि यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, ना जापान की बात करें, इंग्लैंड, तो इन्होंने भी अभी करंट सिचुएशन में क्या रखा हुआ है, उन्होंने भी अभी जो मेंटेन क्या रखा हुआ है कि उन्होंने जो उनकी जो लेटेस्ट पॉलिसी है ना, डिसीजन, उसमें कोई अभी उसने छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब जैसा है पहला वैसा ही मेंटेन कर रखे हुए हैं, कोई चेंज लेकर के नहीं आया है। ऑल्दो हालांकि द वॉर हैज स्टॉक्ड फियर्स ऑफ द हायर हायर इन्फ्लेशन। हालांकि वॉर की बात करें तो स्टॉक कर दिया है, उन्होंने बढ़ा दिया है डर किस चीज का, हायर इन्फ्लेशन का, कि वार ने ऐसा ये वार जो है, हालांकि ऐसा लगता है ये जो डर है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसको उन्होंने बढ़ा रखा है। फिर भी ये सारे जो कंट्री हैं उन्होंने अपने पॉलिसी में कोई चेंज नहीं की है। आरबीआई फेस अ क्वांट सिचुएशन इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू नेक्स्ट वीक। तो आरबीआई जो है वो फेस करने वाला है एक
कन्फ्यूजन सिचुएशन को या एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, पिक्वेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट, है ना? या कन्फ्यूजन भरा सिचुएशन को, तो आरबीआई जो है वो एक पिक्वेंट सिचुएशन को फॉलो करने वाला है, मतलब फेस करने वाला है। एक कन्फ्यूजन भरा या डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने वाला है, आने वाले उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो नेक्स्ट वीक में होने वाली है, उस दौरान। द चॉइसेस आर डिफिकल्ट, ये जो चॉइसेस हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। किसके लिए? आरबीआई के लिए, कि क्या अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए या घटाए, है ना? जिसे रेपो रेट इसको बोलते हैं, कि वो रेपो रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये कहीं न कहीं वो डिफिकल्ट, ये कन्फ्यूजन में फँसा हुआ है। बट द सेंट्रल बैंक, लेकिन ये जो आरबीआई की बात करते हैं, तो इन्होंने कुड हैव चूज़ स्टेटस क्यू, लेकिन ऐसा लगता है कि वो करंट सिचुएशन को ही क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना ही पे रहेंगे, वो उसमें आगे नहीं जाएँगे, उसको घटाए-बढ़ाएँगे नहीं। एंड वॉच द डेवलपिंग सिचुएशन, और क्या करेंगे, वो हो सकता है कि जो आरबीआई जो है, वो हो सकता है कि जो करंट सिचुएशन है ना, उसको काफ़ी वॉच करेंगे। किसकी जैसा? तो और भी उनके जो पियर्स कंट्री हैं, जैसे बोल सकते हैं यूएस जिस तरह से कर रहा है, यूरोपियन यूनियन जिस तरह से कर रहा है, जापान कर रहा है और इंग्लैंड, तो उसकी तरह वो भी कहीं न कहीं एक वॉच करेंगे पहले सिचुएशन को, क्या है, क्या बढ़ाने चाहिए कि नहीं चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह से। एल्सवेयर बिफोर एक्टिंग, कि आगे डिसीजन लेने से पहले वो भी थोड़ी सोचेंगे अपने पीयर्स की तरह। ठीक है? जैसे कि आई थिंक ये खत्म हो गया, तो पहले वोगैब देख लेते हैं। हेडेड नॉर्थ मतलब गोइंग अप, ऊपर की तरफ बढ़ना। वॉच एंड वेट एंड वॉच मतलब नॉट टेकिंग एक्शन येट, मतलब अभी तक कोई एक्शन नहीं लेना, ना बैठे रहना, सोचना। टर्बुलेंस मतलब उथल-पुथल बोल सकते हैं, है ना? इटरेस्क्यू मतलब नो चेंज, जो अभी करंट सिचुएशन है वो, है ना? स्टॉक का मतलब इंक्रीज़ करना, इंटेंसिफाई करना। इसके अलावा पिक्वेंट मतलब डिफिकल्ट एंड डेलिकेट बोल सकते हैं ना, इस तरह से। ओएसआई क्या होता है? एक कांसेप्ट होती है क्या, कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि अभी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आने वाले 1 साल के अंदर में इसका इसकी रेट में चेंज होने वाली है कि नहीं, इस तरह का प्रेडिक्शन होता है। और यदि इसके डेली बेसिस पे इसमें चेंज कुछ हो रहा है, तो फाइनली हम लोग पूरे साल भर का एवरेज निकालते हैं। इसमें देखते हैं क्या ये एवरेज जो है, वो 6% से अधिक तो नहीं आ गया, इस तरह से। तो उसी को बोलते हैं ओआईएस, हमने जस्ट पढ़ा था ऊपर। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप इसको बोला जाता है, यही। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, है ना? फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स के मार्केट एक्सपेक्टेशंस को इससे हम पता लगाते हैं। एवरी डे फॉर 1 ईयर, हर दिन जो है 1 साल का, है ना? हम लोग डेली कैलकुलेट करते हैं, फाइनली इसका एवरेज निकाल लेते हैं। द ओवरनाइट रेट कीप्स चेंजिंग, दिस डेली रेट्स आर एवरेज ओवर द ईयर, है ना? पूरे साल भर में एक बार इसका एवरेज करते हैं। एट द एंड फाइनली क्या आता है, जब पूरे साल भर का एक दिन करते हैं, तो और कंपेयर करते हैं, तो फिक्स रेट जो होता है ना, डिसाइडेड एट द स्टार्ट्स, हमने जो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमने 6% रखा है, इस तरह से। एंड एवरेज ओवरनाइट रेट, है ना? जो एवरेज हर दिन जो चेंज होता है इसमें हर दिन जो इसमें चेंज दिखने को मिल रहा है, और फाइनली जो हम निकालते हैं एवरेज, ये तो वही बताता है कि एवरेज ओवरनाइट रेट जो होता है ओवर 1 ईयर, ये पूरे 1 साल के दौरान डिफरेंस इज सेटल। तो ये इस तरह से जो निकालते हैं, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इस तरह से फाइनली आर्टिकल रहा। आर्टिकल ये आर्टिकल मेरा जो पर्पज़ था, कुछ सीखने का आर्टिकल था ये, है ना? इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ सिखाया हमको, बॉन्ड के बारे में अच्छे से जानकारी दिया, है ना? गवर्नमेंट की बॉन्ड के बारे में, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है इसके बारे में, कुछ गवर्नमेंट कैसे मार्केट को रेगुलेट, जैसे आरबीआई के बारे में उसकी क्या-क्या रूल होती है ना? बॉन्ड्स को लेकर के। तो हमको काफ़ी अच्छा से एक तरह से नॉलेज देकर दिया है इस आर्टिकल ने। तो आई थिंक जो ट्राई किए हम, समझ में आया ही होगा। ठीक है? चलो, बाय।